हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीसीएस वाले रिटर्न पर। तो आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे महादेव की कृपा से। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने पूरे जैव प्रक्रम जो है, जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आता है, उसके कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा था। आज की क्लास में हम जैव प्रक्रम के आगे जो चैप्टर दिया है एनसीईआरटी में, नियंत्रण एवं समन्वय, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जी हाँ, तो आशा है कि आप लोगों को मेरा जो सीरीज अभी चल रहा है बायोलॉजी का, बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा, आपको समझ भी आ रहे होंगे और उससे आपको पॉजिटिविटी मिल रहा होगा, सकारात्मकता मिल रहा होगा कि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं। जी हाँ, तो आज का जो सीरीज है बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो हार्मोन आता है बॉडी में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मानव में कौन कौन से हार्मोन हैं, पादप में कौन कौन से हार्मोन हैं। तो बिना देरी किए हुए हम क्लास को अभी ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा और थोड़ा सा बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रख। देखिए, आपके शरीर में एक मस्तिष्क होता है, ब्रेन। तो ब्रेन का काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना। लेकिन ब्रेन का कौन सा हिस्सा? ब्रेन में 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो जो पश्च मस्तिष्क होता है ना, उसमें एक पार्ट होता है सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है उसका काम क्या है? सेरिबेलम। जी हाँ, सेरिबेलम। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम। तो वर्ड का आंसर आपका हो गया ए, सेरिबेलम। देखिए, एक शब्द होता है ब्रेन, और ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है ना, उसको बोलते हैं सेरिब्रम। अब ब्रम बोल रहा हूँ मैं, देखो। अगर बोले शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है तो सेरिबेलन। ये पूछे शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। क्या याद रखिएगा? सेरिब्रम। इसका काम क्या है सर? इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। हम कुछ भी याद करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, नफरत वाली बात, प्यार वाली बात, घृणा वाली बात, कुछ याद करते हैं, ये सभी का कंट्रोल करता है सेरिब्रम। वही पूछे शरीर का संतुलन, तो आपको याद रखना है सेरिबेलम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। देखिए, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन को हिंदी में हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। जी हाँ, मानव शरीर की भी एक क्वेश्चन रट लो इसको। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। आइए आपको याद रखना है थोड़ा सा। 2 का सी। मानव मस्तिष्क। तीसरा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो याद रखिएगा, हम लोग का जो मस्तिष्क है उसका जो औसत भार होता है 1.4 kg। लीवर का भी इतना ही होता है, आप पढ़े होंगे, लीवर का भी इतना ही होता है 1.4 kg। और हमारे मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है बुआ? 1.4 kg। ओके, तो आपको थोड़ा सा इस बात को। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? देखिए, कल की क्लास में हम पढ़े थे वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछेगा तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और यदि पूछे तंत्रिका, तंत्र का तो नाम देंगे न्यूरॉन। बच्चे यहाँ बहुत कन्फ्यूज, गलती भी खूब करते हैं, ये मारते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सर किडनी का है, वृक्क का है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है? तंत्रिका तंत्र है। जब तंत्रिका तंत्र का पूछेगा तो न्यूरॉन, और यही वृक्क का पूछेगा तो नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन और नेफ्रॉन और न्यूरॉन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेफ्रॉन पूछेगा तो याद रखिएगा वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। न्यूरॉन पूछेगा, याद रखना है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो बिना देरी किए हुए आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा अंग संवेदनाग्राही नहीं है? देखिए, मानव में 4 अंग संवेदनाग्राही होते हैं। मतलब किसी चीज़ को महसूस करके, महसूस जो करता है ना, किसी जैसे हम कुछ छू रहे हैं
हम छू रहे हैं तो हमारी स्किन क्या करता है, उसको महसूस करता है। हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हमारा आँख उसको देखता है। कोई बोल रहा है तो उसको हम सुनते हैं, कोई स्मेल है उसको हम सूंघते हैं। तो देखिए, स्किन, नाक, कान, आँख, इनके अलावा जो भी अंग बच गया बाबू, इनके अलावा जो ही अंग जो बच गया वो संवेदनाग्राही नहीं है। मतलब मानव में 4 ही अंग संवेदनाग्राही, तो स्किन हो गया, दूसरा आँख हो गया, तीसरा कान हो गया, चौथा नाक हो गया। कौन नहीं है पूछ रहा है, तो दिमाग। दिमाग संवेदनाग्राही नहीं है, दिमाग केंद्रीय भाग है हमारे शरीर का, याद रखिएगा, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। और कौन सा कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। मेरु रज्जु निकलता है, क्वेश्चन है मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है। देखिए, मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला। मेडुला, जी हाँ, मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला, रट लो इसको। मस से मेरु रज्जु, मस से मेडुला। तो मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला, वही से निकलता है कौन, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है, मेडुला से। 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए VVI। कह दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है। याद रखिएगा, पॉन्स, देखिए मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, वही मैं कुछ देर पहले बताया हूँ। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला, मध्य मस्तिष्क बीच वाला, और पश्च मस्तिष्क, और होता है पश्च मस्तिष्क। जी हाँ, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में होता है वो जब हुआ, उसका नाम है सेरिब्रम डायंसेफ्लॉन। सेरिब्रम डायंसेफ्लॉन, ठीक है। और पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, इसको बोलते हैं पॉन्स मेडुलाई, मेडुला ऑब्लागांटा, और एक होता है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। यही क्वेश्चन पूछता है, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, फिर पूछा है पॉन्स, फिर पूछा है मेडुला, ये किसका पार्ट है। तो याद रखिएगा, ये आपका जो पार्ट है पश्च मस्तिष्क का है, पीछे वाला मस्तिष्क का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन दीजिए जल्दी आंसर। ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। बोलिए क्या आंसर होगा। तो आप लोग का आंसर शुरू हो गया है ना। सेरिब्रम तो याद रखिएगा वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। और मध्य मस्तिष्क में एक आदमी आते हैं, और पश्च मस्तिष्क में 3 हैं, जिसका नाम है पॉन्स, मेडुला ऑब्लागांटा और अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। वही सेरिबेलम है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो बिल्कुल सही है उत्तर आप लोगों का, 8 का सी। निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए, क्रिया 2 तरह का होता है, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक उसे कहते हैं जो हमारे इच्छा अनुसार होता है, एक होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक उसे कहते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है। तो समझ में आ रहा होगा, ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार, अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है। तो क्वेश्चन में ऐच्छिक क्या है, क्वेश्चन में अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक नहीं है मतलब ऐच्छिक है, यही ना होगा। अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन ऐच्छिक क्रिया है। ऑप्शन है वमन, चबाना, लाराना, हृदय का धड़कना। वमन मतलब होता है उल्टी आना। क्या उल्टी आपके मन से आता है, नहीं, ये तो ऐच्छिक क्रिया नहीं है सर, अनैच्छिक क्रिया है। चबाना, चबाना एक ऐच्छिक क्रिया है, यही ना होगा भाई। क्या पूछा है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना, जब मन करेगा चबाएंगे, जब मन करेगा रोक देंगे। लार आना मतलब किसी चीज़ को देख कर मुँह में पानी आता है, ये अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है, आप नहीं भी चाहोगे फिर भी हृदय की धड़कन धड़केगी। तो एक ही ऐसा अनैच्छिक क्रिया इसमें नहीं है, वो है आपका चबाना, क्योंकि यह एक ऐच्छिक क्रिया है जो हमारे माइंड पर नियंत्रण करता है, हमारे बॉडी के मूवमेंट पर नियंत्रण करता है। हम चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ये पढ़ा है, मस्तिष्क में संतुलन बनाने का जो काम करता है उसका नाम है सेरिबेलम। क्या नाम है? सेरिबेलम। ऑप्शन में दिया है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। क्या होगा? सेरिबेलम को ही हम नाम देते हैं अनुमस्तिष्क। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? याद रखिएगा, सेरिबेलम का ही दूसरा नाम है अनुमस्तिष्क। बार बार मैं बोल रहा हूँ, यह क्वेश्चन ऊपर भी आया था, बस नाम चेंज कर दिया है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है। और ये सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ये पीछे वाला जो मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क, उसका भाग है। फिर क्वेश्चन आ गया, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो अभी बोले सर सिनेप्स कहते हैं, पढ़ के आए थे ऊपर। दो तंत्रिका, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, देख सकते हैं आप, इसको रट लीजिए। 21 में, 17 में, 18 में एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य। और याद रखिएगा, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका है। इसकी रचनात्मक और कर्मिका न्यूरॉन कहलाती है। यही वृक्क का पूछता तो नेफ्रॉन हो जाता। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य के खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। चलिए, आज का अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस काम के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी। 12 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। मस्तिष्क किस काम के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क किस काम के लिए उत्तरदायी है? अब उत्तर देने के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन बनेगा इसमें जो भी आया हुआ है। मस्तिष्क किस काम के लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी है, इनमें से सभी। कमेंट करके बता दो, शारीरिक संतुलन कौन करता है? सेरिब्रम या सेरिबेलम? जल्दी कमेंट करके बताओ, शारीरिक संतुलन कौन करता है? सेरिब्रम या सेरिबेलम? और सेरिब्रम के बारे में बताया था मैंने कि यह सोचने का काम करता है, याद करने का काम करता है। और मानव के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम ही है। लगभग 2/3 भाग है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग हो गया, जो सोचने का, समझने का काम करता है। वही सेरिबेलम मध्य पश्च मस्तिष्क का भाग है, छोटा भाग है, जिसका काम क्या है? हमारी शरीर का संतुलन बनाए रखना। ओके, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, ही पढ़ाया हो भाई, मैं नहीं बताने वाला। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन है मांसपेशियाँ, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, हृदय कोशिका। जल्दी से आप प्यारे बच्चे आंसर दे दो। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो अभी कुछ देर पहले बताया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ध्यान रखिएगा, यही पूछता मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत ग्रंथि। यहाँ पूछा है कोशिका, तो नाम देंगे तंत्रिका कोशिका, या कभी कभी न्यूरॉन भी लिखा रहता है, क्योंकि न्यूरॉन से ही बनता है हमारा तंत्रिका कोशिका। इसको हम बोलते हैं तंत्रिका। तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? न्यूरॉन है, याद रखिएगा। ठीक है, और दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ ही गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। 14वां प्रश्न है, सिनेप्टिक क्या है? सिनेप्टिक नॉब पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है, ध्यान से, सिनेप्स पढ़ाया ना अभी, सिनेप्स वृक्क में, मस्तिष्क में, अंडाशय में, न्यूरॉन में। 24 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पाया जाता है? वृक्क में, मस्तिष्क में, अंडाशय में, न्यूरॉन में। तो याद रखिएगा, अभी बताया हूँ मैं, न्यूरॉन का यह पार्ट है। ओके, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? देखिए, हम पढ़ाए हैं, आपका जो दिमाग का जो पिछला हिस्सा है ना, गर्दन के जो पिछला हिस्सा है, उसको बोलते हैं मेरु रज्जु। दिमाग के थोड़ा सा नीचे, उसको जब उस पर जब पीटते हैं ना किसी को, अगर कस के, देखिएगा फिल्म सब में, देखिएगा फिल्म सब में क्या करता है, गुंडा सब मारता है हीरो को, हीरो बेहोश हो जाता है ना, या गुंडा मारता है हीरो को, हीरो बेहोश हो गया, हीरो मार गया गुंडा को, गुंडा मर जाता है। तो मेरुरज्जु पर मारने से आप सुने होंगे लकवा, पैरालिसिस। जी हाँ,
अगर उस पर चोट लग गया आपके शरीर के हर एक अंग काम करना बंद कर देंगे। तो याद रखना है मेरुरज्जु के आघात से किसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है? लकवा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। 16वां प्रश्न अभी मैं बताया हूँ, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जो क्वेश्चन बताया है वही है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो अभी पढ़ा हूँ मैं, क्या है? सेरिब्रम लगभग 2/3 भाग। अभी याद हो गया होगा आपको। मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में ही आता है सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क में आता है डायंसेफ्लॉन और पश्च मस्तिष्क में आता है पोन्स मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरिबेलम। अगला प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है 11 में, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। फिर क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का क्या काम है सर? तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? यही पढ़ाया हो। तंत्रिका तंत्र का काम है हमारे बॉडी को कंट्रोल करना, नियंत्रित रखना, सूचनाओं को पहुंचाना मस्तिष्क तक और सूचनाओं को लाना। तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करता है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया देखिए सब क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है मानव मस्तिष्क की संरचना, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। तंत्रिका तंत्र की संरचना, मानव मस्तिष्क की संरचना। चलिए, तो अगला हमारा प्रश्न आता है, इसी में है नियंत्रण और समन्वय का ही प्रश्न है। पादपों में समन्वय वही पढ़ रहे थे तंत्रिका तंत्र के बारे में, जितना क्वेश्चन है मानव के दिमाग के बारे में। अब है पादपों में समन्वय। चलिए ध्यान से सुनते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते, आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले मेरी बातों को गौर से सुनिए। पेड़ पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ध्यान रखिएगा। हार्मोन क्या है सर? हार्मोन वह है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो सजीवों के शरीर में संतुलन बनाए रखता है। तो पेड़ पौधे में भी बिल्कुल 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, जो आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। जो एथिलीन है, ऑक्सीन है, कल क्वेश्चन में आया था ऑक्सीन क्या है, तो एक हार्मोन है। जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइन, जैसे सबके लास्ट में न लगा हुआ है। ऑक्सीन, एथिलीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, इन तीनों, ये सब चारों एक हार्मोन है, याद रखिएगा। और एक और होता है एबिसेसिक अम्ल, वो भी एक हार्मोन है। तो क्वेश्चन पूछा है फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? सबका अलग अलग काम है। जैसे मैं ऑक्सिन की बात करें, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स की बात करें, तो ये वृद्धि हार्मोन है। क्या है सर? वृद्धि हार्मोन। मतलब पौधे की लंबाई में जो वृद्धि होती है ना, उसका मुख्य कारण कौन है? ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स है। वही सर साइटोकाइनिन क्या है सर? देखिएगा, पत्ती का रंग हरा रहता है हमेशा। पत्ती का रंग हमेशा क्या रहता है? हरा रहता है। तो पत्तियों को हरा बना के रखने का मुख्य कार्य कौन करता है? साइटोकाइनिन। पत्तियों को हरा बनाकर रखने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जी हाँ। तो लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। आपका प्रश्न है फल को पकाने वाला हार्मोन, तो ही पढ़ लिए ऑक्सिन जिब्रेलिन्स वृद्धि हार्मोन है। पत्तियों को हरा बनाकर रखता है साइटोकाइनिन। तो एथिलीन जो है ये मार्केट में भी देखिएगा, मार्केट में लोग अब क्या कर रहे हैं, कार्बाइड के अलावा आम पकाने के लिए पुड़िया उड़िया लेते के आते हैं। तो एथिलीन ऐसे वास्तव में गैस है, लेकिन मार्केट में भी उपलब्ध हो जाता है, लोग बना रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री में। ओके, तो फल को पकाने वाला हार्मोन कौन है सर जी? एथिलीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो फल को पकाने वाला हार्मोन कौन? एथिलीन है। एक और क्वेश्चन पूछता है पौधे में कौन सा हार्मोन है जो गैस के रूप में होता है? तो एथिलीन यही एक ऐसा हार्मोन है। तो एक ही ऐसा हार्मोन है एथिलीन जो गैस के रूप में होता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 में आया था कि पौधे में कौन सा हार्मोन है जो गैस के रूप में रहता है, तो नाम क्या होगा? एथिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। एक क्वेश्चन हम कल पढ़ाए थे, याद करो। एक क्वेश्चन कल की सेट में आया था ना, प्रकाश की ओर जो गति होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। 23 का
तो प्रकाश की ओर जो गति करती है उसका नाम है प्रकाशानुवर्तन। क्या नाम है सर? प्रकाशानुवर्तन। जी हाँ, प्रकाश की ओर गति करने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन है? गुरुत्वानुवर्तन मतलब होता है जमीन के अंदर की ओर वृद्धि। जी हाँ, जमीन के अंदर। तो ऑप्शन है फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि। आप सोचिए जमीन के अंदर किसका वृद्धि होता है? फल का होता है कि फूल का होता है कि जड़ का होता है? तो जिसकी वृद्धि जमीन के अंदर होती है वही इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या आंसर होगा? जड़ की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है आई ए, क्या लिखल है? आई ए ए टी एस एच ए सी एच एस ई टी एच। पादप हार्मोन का कौन सा उदाहरण है? चलिए जल्दी देखते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण है, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आई ए ए। आई, तो पादप हार्मोन का एग्जाम्पल हो जाएगा आई ए ए, मतलब इंडोल 3 एबिसिसिक एसिड। बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन है। तो है कौन नहीं? ऑक्सीटोसिन। अभी नाम आपको पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, तो यही पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, बीजांड की ओर पराग नलिका चलिए, तो बीजांड की पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? देखिए 4 गो होता है। एक होता है जलानुवर्तन, एक होता है रसायनुवर्तन, एक होता है गुरुत्वानुवर्तन, एक होता है प्रकाशानुवर्तन। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब होता है जलानुवर्तन, केमेटोट्रोपिज्म मतलब होता है रसायनुवर्तन, और गुरुत्वानुवर्तन पता ही है। और एक होता है फोटोट्रोपिज्म मतलब होता है आपका प्रकाश अनुवर्तन। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लिखना उखना नहीं है, याद रखिएगा। बीजांड की और प्रणालिका की जो गति का जो कारण है वो एग्जाम्पल किसका है सर? वो एग्जाम्पल है केमेटोट्रोपिज्म मतलब रसायनुवर्तन। जी हाँ। इनमें कौन पादप हार्मोन है? फिर से वही क्वेश्चन, रट रट आया क्वेश्चन। कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन पढ़िए, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। जल्दी आंसर दीजिए। देखिए अभी मैं पादप हार्मोन पढ़ाया हूँ, एबिसिसिक अम्ल है, साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन्स है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और एथिलीन है। इन पांचों में से के अलावा जो ही रहेगा वो पादप हार्मोन नहीं होगा। तो यहाँ पूछा है पादप हार्मोन कौन है? आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही आ रहा है, साइटोकाइनिन हो जाएगा। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? अभी मैंने पढ़ाया हूँ पादप में 2 ही वृद्धि हार्मोन है, एक है ऑक्सीन, दूसरा है जिबरेलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थोड़ा पढ़ते हैं। ऑप्शन है जिबरेलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। देखिए 17 और 19 दोनों में क्वेश्चन पूछा है, मतलब इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जिबरेलिन्स। जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है, अभी पढ़े हैं। जड़ का वृद्धि क्या कहलाएगा? जड़ का वृद्धि क्या कहलाएगा? अभी पढ़े हैं। जड़ अंदर की ओर वृद्धि करता है, तो जड़ का जो वृद्धि कहलाएगा वो हो जाएगा आपका गुरुत्वानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? एक क्वेश्चन 18 में पूछा है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा हाई लेवल का है। क्वेश्चन है, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, तन्ने में वृद्धि, पादप में प्रकाश की ओर मुड़ना, इनमें सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? देखिए कितने बार पूछा है, 24 में, 18 में, 17 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। क्यों? एक ही ऐसा हार्मोन है, जितना हार्मोन है सब वृद्धि और विकास कर रहा है पौधे में। एक ही ऐसा हार्मोन है जो पौधों को नष्ट कर देता है, उसका नाम है एबिसेसिक अम्ल। भाई अम्ल कोई भी हो, अम्ल लाभदायक है कि हानिकारक है? सोचिए। तो पौधे के मुरझाने में जो हार्मोन हेल्प करता है उसका नाम है एबिसेसिक अम्ल। इसी को नाम दिए थे आई ए ए, अभी बोले थे ना, आई ए ए, एबिसेसिक अम्ल। जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स क्या है? हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। देखिए क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। जिब्रेलिन्स क्या है बताइए मेरे को? जिब्रेलिन्स क्या है? हार्मोन है कि वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है? जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे, जिब्रेलिन्स है क्या?
तो बिल्कुल सही है, जिबरेलिन्स एक पादप हार्मोन है। जी हाँ, याद रखिएगा पादप हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। कहीं कहीं पादप हार्मोन न लिख करके फाइटो, फाइटो मतलब होता है पौधा, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, ऑक्सीन है, कल भी पढ़ाए थे अभी पढ़ाए। ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बो। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल 2-3 पूछता है और इसी को हम बोलते हैं बोनस मार्क। तो बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, ऑक्सीन भी एक हार्मोन ही है। अभी अब देखिए क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा। फिर क्वेश्चन है पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण, बार बार वही क्वेश्चन। ऑप्शन है पेप्सिन, एड्रिनल, ऑक्सीन, टेस्टोस्टेरोन। तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आपका, क्या हो जाएगा? ऑक्सीन होगा। ऐसा पढ़ाया हुआ इसलिए टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं। अगला लेटेक्स। लेटेक्स होता है दुधिया रंग का उत्सर्जित पदार्थ जो पीपल, बरगद, कनेर के पौधे से निकलता है। यही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ने पूछ दिया है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। जल्दी से आंसर दीजिए, ये कल का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ाए हुए है क्वेश्चन। तो सही बच्चे जल्दी 15वें नंबर प्रश्न का उत्तर दिया जाए। तो बिल्कुल सही, इनमें से सभी हो जाएगा। देखो आ ही गया क्वेश्चन, पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं, यही पढ़ाया था मैं। ऑप्शन है फेरामोन, फाइटो हार्मोन, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? फेरोमेन, फाइटो हार्मोन, हार्मोन होगा, हार्मोन लिख दिया है, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी, फाइटो हार्मोन। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोले थे ना 25 में आया हुआ है, देखो आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। फिर क्वेश्चन है वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है उसका नाम क्या है? वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। तो रोकने वाला एक ही गोरा है, एबिसेसिक अम्ल है। जी हाँ, बाकी सब रुक, ऑक्सीन है, एथिलीन है, साइटोकाइन, सबका काम क्या है? कोशिका विभाजन में हेल्प करना। रोकता कौन है? एबिसेसिक अम्ल। पत्तियों को मुरझाने में कौन हेल्प करता है? एबिसेसिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर से लघुत्तरी देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। फिर पूछा गया हार्मोन क्या है, 2 पादप हार्मोन के नाम लिखे। प्रकाश अनुवर्तन क्या है, देखो पूछा है। 2 पादप हार्मोन के नाम लिखे। वो देख रहे हैं एक ही प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया है, खाली पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, प्रकाश अनुवर्तन, पादप हार्मोन। तो बेहद आसान है। इसी चैप्टर में हमको फिर पढ़ना है जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में हम मानव के अंदर का हार्मोन को पढ़ेंगे, याद रखिएगा। आइए जंतुओं में हार्मोन को हम शुरू करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हर एक टॉपिक से 2-3 प्रश्न बिहार बोर्ड पूछता है। जैसे में सर जी देखिए अभी क्या पढ़ रहे थे, पादप हार्मोन से कितने क्वेश्चन है 25 में? पादप हार्मोन से 25 में कितने क्वेश्चन है? एक ऑब्जेक्टिव में देखिएगा 2 गो है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। उसके बाद 2 ही क्वेश्चन है, फिर उधर से 2 क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से लगभग 7 से 8 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। बढ़िया चैप्टर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आइए देखते हैं अगला, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? याद रखिएगा हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि है, 2 तरह की ग्रंथि होती है, एक होता है बहिस्रावी, एक होता है अंतःस्रावी। ठीक है बच्चे, तो ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि वह है जिससे पसीना निकलता है, जिससे एंजाइम निकलता है, जिससे हार्मोन निकलता है। तो सुन लो बाबू, जो ग्रंथि एंजाइम या पसीना निकालता है उसको हम बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, और जो ग्रंथि सिर्फ हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकालता है, उसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखिएगा, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। वही बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो आंसर होगा आपका हार्मोन। बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए एंजाइम। एक बात और याद कर लो मेरे तरफ से, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। ध्यान रहे, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं नहीं होती है, इसीलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं होती है तो वो नलिका वाली ग्रंथि है। तो नलिका वाली ग्रंथि कौन है? बहिस्रावी। कौन नहीं है? अंतःस्रावी। और हार्मोन भी इसी से निकलता है, नलिका विहीन ग्रंथि, अंतःस्रावी से। हमारे बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, बहुत सारा है।
आपसे क्वेश्चन 2 को पूछेगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? याद रखिएगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है अंतःस्रावी, बड़ी तो पता है यकृत है, बड़ी ग्रंथि में सबसे छोटी जो ग्रंथि है उसका नाम है पिट्यूटरी। क्या नाम है? पिट्यूटरी। ये जहाँ चंदन लगाते हैं ना, माथे पर तिलक लगाते हैं, उसी के जस्ट सामने मस्तिष्क में होता है। इसका आकार मटर का देखे, मटर मटर की तरह होता है, याद रखिएगा, मटर का जो बीज होता है उसके तरह होता है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर क्यों बोल रहे हैं सर? यह अन्य ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। छोटा पैक बड़ा धमाका, छोटा है लेकिन शरीर के अन्य ग्रंथि को भी कंट्रोल करके रखता है। तो चलिए अब आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो बाबू याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से। नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। और इसके लिए आयोडीन की होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? याद करो, डॉक्टर लोग क्यों बोलते हैं आयोडीन खाना चाहिए? क्योंकि आयोडीन अगर खाते हैं तो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन सही से होगा, और इसका स्रावन सही से होगा तो हमें घेगा रोग या गवाइटर रोग नहीं होगा। तो बिल्कुल इसका उत्तर बताइए क्या होगा? ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज, आयरन। जल्दी आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन के संश्लेषण के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का होना आवश्यक है। आज का अगला प्रश्न ये रहा, घेगा रोग पनपता है। घेगा रोग क्यों होता है? यही पढ़ाया हूँ मैं। ऑप्शन है मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से। तो आपको पता है घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। चलिए, आशा है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए, आज का तीसरा प्रश्न, वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का सलाह दिया जाता है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, घेगा। तो सबको पता है आंसर इसका क्या हो जाएगा सर? घेगा हो जाएगा, घेगा। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी है? कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी है? बाबू याद रखना है, कपाल तंत्रिका आपका है 12 जोड़ी। कितना है? कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी है। जी हाँ, कपाल तंत्रिका क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी है, याद रखिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? गंध पहचानने का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो इसका काम है सर जी, वो काम करता है अग्र मस्तिष्क। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? देखिए, किशोरावस्था मतलब होता है 12 वर्ष की आयु। देखिएगा, 12 वर्ष की आयु में जो लड़के होते हैं उनमें दाढ़ियाँ उत्पन्न होने लगते हैं, लड़कियों के शरीर में परिवर्तन होने लगता है। तो इनके लिए 2 हार्मोन जिम्मेदार हैं, लड़का में टेस्टोस्टेरोन और लड़की में एस्ट्रोजन। ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, लड़का में कौन सा हार्मोन? देखो, लड़का का नाम बड़ा है टेस्टोस्टेरोन, लड़का में टेस्टोस्टेरोन और लड़की में एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन आप बताइए, आंसर दीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ए और बी दोनों। क्या आंसर होगा? जल्दी कमेंट कीजिए आंसर। किशोरा, लड़का लड़के नहीं पूछा, सीधे बोल दिया किशोरावस्था। दोनों हो जाएगा सर। क्या होगा? दोनों हो जाएगा। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? शर्करा मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करता है रक्त में? आपको मैंने पढ़ाया है, क्लास में ही बताया है। रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन। तो आपको पता है रक्त में शर्करा के स्तर को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। और आप सुने होंगे इंसुलिन की कमी से, हाँ, इंसुलिन की कमी से चीनी की बीमारी होती है। क्योंकि इंसुलिन अगर कम होगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ लो समझ लो, अगर इंसुलिन कम होगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी। अगला है एंड्रोजन। क्या है? ये भी एक हार्मोन है, लेकिन हार्मोन में याद रखिएगा नर हार्मोन है। एक बार सुन लीजिए, नर हार्मोन कौन है, मादा हार्मोन कब है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। नर हार्मोन दुइये को होता है, एक होता है एंड्रोजन और एक होता है टेस्टोस्टेरोन। सुन लो भाई साहब, नर हार्मोन दो ही होता है, एक होता है एंड्रोजन, एक होता है टेस्टोस्टेरोन। जबकि मादा हार्मोन 4 होते हैं, एक होता है रिलैक्सिन, एक होता है एस्ट्रोजन। देखो, वहाँ बोले एंड्रोजन और मादा में क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रोजन। याद रखिएगा बाबू, अलग है। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो मादा में लगभग 3 होते हैं, लेकिन 4 याद रखना है। एगो रिलैक्सिन, एगो प्रोलैक्टिन, क्या? प्रोलैक्टिन। ठीक है, याद रखिएगा बाबू, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। चलिए, तो एंड्रोजन क्या है सर? नर हार्मोन है।
फिर क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, याद रखिएगा, पढ़िए लीजिए। जो नर हार्मोन है ना वो निकलता है वृषण से। कहाँ से निकलता है? वृषण से। वृषण याद रखो। नर हार्मोन दो है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। मादा हार्मोन लगभग 3 है, एगो 4 गो हम अलग से जोड़ लेते हैं। 3 को कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है। और ये तीनों कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। तो यदि नर हार्मोन की बात करें तो वृषण, यदि मादा हार्मोन की बात करें निकलता कहाँ से है तो याद रखिएगा अंडाशय। तो पहले देखिए ऑप्शन में है टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, तो नर हार्मोन कहाँ से निकलेगा? ऑप्शन है वृषण, वृक, अंडाशय, थायराइड ग्रंथि। देखो 21 में और 25 में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नर हार्मोन कहाँ से निकलता है सर? वृषण से निकलता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबको पता है यकृत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 16 में, 21 में, 25 में आया हुआ है। फिर क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है? याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। थायरॉक्सिन तो होगा नहीं, थायरॉक्सिन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन भी नहीं होगा, इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से। रट लो, थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। एंड्रोजन निकलता है वृषण से। तो आंसर होगा वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। इसी वृद्धि हार्मोन के कारण हमारी लंबाई ज़्यादा या कम होता है। देखिएगा कोई कोई आदमी बहुत लंबा होता है क्योंकि उसमें यह हार्मोन ज़्यादा निकल गया, और कोई कोई आदमी का लंबाई कम होता है, मतलब बौना होता है क्योंकि इसमें यह हार्मोन कम निकलता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक, रस, हार्मोन। अभी पढ़े हैं कुछ देर पहले कि हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक दूध कौन है सर? रासायनिक दूध हार्मोन को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके 22 में और 20 में पूछा गया है। 13 में कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? नहीं पूछ रहा है, मतलब कोई एक हो रहा, मतलब कोई होगा, मतलब कह रहा है कौन है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। कहा देखो बहुत सारे ग्रंथि अंतःस्रावी है, बहुत सारे बहिःस्रावी है, लेकिन आपको देखिए कल का क्लास आप सुने होंगे तो याद होगा। 3 ग्रंथि ऐसा है जो बहिःस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है। नाम याद होगा आपको, वृषण, अंडाशय और अग्नाशय। वृषण, अंडाशय और अग्नाशय, ये अंतःस्रावी भी है, बहिःस्रावी भी है। कौन कौन? वृषण जो पुरुष में है, अंडाशय जो स्त्री में है, अग्नाशय तो दोनों में होता है। तो वृषण, अंडाशय और अग्नाशय ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, क्योंकि इनसे एंजाइम भी निकल रहा है, हार्मोन भी निकल रहा है। अभी पढ़े हैं ना, बहिःस्रावी से एंजाइम और अंतःस्रावी से हार्मोन। तो रट लो या लिख लो कहीं पे। इसके अलावा जो भी बच गया ना वो सब अलग अलग है। कह कौन अंतःस्रावी भी नहीं है, बहिःस्रावी भी नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। वृषण होगा, वो ऑप्शन लिख दिया है। चलिए आंसर दीजिए कौन नहीं है, आंसर दीजिए कौन नहीं है। बिल्कुल उत्तर सही आ रहा है, आंसर आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि वही पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर हार्मोन भी कहते हैं। 14वां प्रश्न है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। अभी पढ़े हैं सर, थायराइड ग्रंथि है तो थायरॉक्सिन। फिर क्वेश्चन है इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, अंतःस्रावी नहीं है मतलब बहिःस्रावी होगा। पिट्यूटरी अंतःस्रावी है, थायराइड अंतःस्रावी है, वृषण अंतःस्रावी है, वृक का नाम पढ़े हैं? नहीं, वृक बहिःस्रावी है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है ऑटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक? फिर से आ गया, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यही था, सोडियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस, इनमें से कोई नहीं। 18 का क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। और थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, आयोडीन ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में जब दिया ही नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 17वां क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होता है। अभी पढ़े हैं इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है घेगा रोग, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन 13 में, 15 में, 16 में आ चुका है। अगर पूछता आयोडीन की कमी से तो घेगा रोग, इंसुलिन की कमी से पूछा है तो आंसर होगा मधुमेह, जिसको हम चीनी की बीमारी या डायबिटीज भी कहते हैं। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? बर्थ हार्मोन, बर्थ मीन्स क्या होता है? जन्म। मतलब वह कौन सा हार्मोन है जो जन्म के समय उपयोगी होता है? ऑप्शन है टायरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन, इंसुलिन। याद रखिएगा, एक हार्मोन है, रट लो इसको, लिख लो कहीं लिखना है तो। इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। किसको? ऑक्सीटोसिन को। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो स्त्रियों में गर्भपात सही से नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, क्यों हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं। इंसुलिन रक्त में चीनी की मात्रा कंट्रोल करता है, और आयोडीन घेगा रोग को होने से बचाता है। तीनों का अलग अलग काम है। कॉपर्स ल्यूटियम, कॉपर्स ल्यूटियम गर्भाशय का एक भाग है। करेक्ट। कॉपर्स ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो याद रखिएगा, कॉपर्स ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन। इसको बार बार पढ़िएगा तबे याद होगा। कॉपर्स ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन, याद करो, प्रोजेस्टेरोन स्त्रियों के शरीर में निकलता है अंडाशय से। तो कॉपर्स ल्यूटियम गर्भाशय बोल दिए, सॉरी, कॉपर्स ल्यूटियम अंडाशय ही का ही पार्ट है जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। फिर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी आया था, 21 में भी आया है, 22 में भी आया है, 24 में भी आया है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। हार्मोन पूछा है, ए और बी दोनों। अभी पढ़ा, बताइए किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? बिल्कुल सही है, आंसर होगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? देखो यही सब पूछ रहा है, पुरुष हार्मोन, स्त्री हार्मोन, बस इसको एक बार समझ के पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनमें कौन पुरुष हार्मोन है? ऑप्शन है एड्रीनालिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। एड्रीनालिन तो होगा नहीं, एस्ट्रोजन तो स्त्री में होता है। क्या आंसर होगा बताओ? टेस्टोस्टेरोन, और इंसुलिन तो दोनों में होता है। आंसर आपका हो जाएगा सी, टेस्टोस्टेरोन। फिर क्वेश्चन है, एंड्रोजन स्रावित होता है, एंड्रोजन कहाँ से निकलता है? एंड्रोजन मादा का भाग है, तो मादा में अंडाशय, कहाँ से निकलेगा ये? अंडाशय द्वारा निकलता है बाबू। अगला क्वेश्चन है, रुधिर चाप, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? एक क्वेश्चन पहले हो चुका है। रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? एड्रीनल। याद करो, पढ़ाए थे आपको कि नहीं? पिछले सेट किसी न किसी में जरूर आया होगा ये। रुधिर चाप को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन है सर? एड्रीनल। क्या नाम है उसका? एड्रीनल हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? अभी पढ़ा के आया हो कि अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन। और बर्थ हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन। जिब्रेलिन्स कौन हार्मोन है? वृद्धि करने वाला। ओके, इस सब का अलग अलग काम है। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन कौन है? विशिशिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? आपको मैंने पढ़ाया है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कौन है? पिट्यूटरी है। फिर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे बच्चे, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी या यौनावस्था। तो देखिए आप लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन को किया। अच्छा, 2 क्वेश्चन और हैं। हमें क्वेश्चन है, हमें क्या है, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होती है? आयोडीन किससे मिलता है? सोचो, चावल से, नमक से, चीनी से? ये तो क्वेश्चन आपको ही देना है। देखो 25 में आया हुआ है, मतलब हर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा है। तो इस चैप्टर से कुल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब इससे बाहर नहीं आएगा, हम जो पढ़ा दिए हैं। हम देख रहे हैं ना, किसी क्वेश्चन बार बार रिपीट है, बस इसी को आप इस वीडियो को हम बोलेंगे, आप 2 बार देखिएगा, 2 बार, ठीक है, पूरा याद हो जाएगा। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होती है? तो बिल्कुल सही है, नमक। याद है KiO3 या KI। फिर क्वेश्चन है, हार्मोन जो किशोरावस्था में यौना, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है, हार्मोन जो किशोरावस्था में किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को निर्धारित करता है, कौन है? थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए बच्चे, आप लोगों ने इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार बोर्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जो प्रीवियस ईयर है। तो कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनन, जनन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के बाद
चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दे और कमेंट करके बताना है क्लास के अंत में जब ख़त्म हो जाए, ताकि हमें अच्छा फीडबैक मिल सके। बताना है कि क्लास मेरा कैसा लग रहा है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। चलिए तो बिना देरी किए हुए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।